हेलो एवरीवन। आज का मेरा नया विषय जो एक व्यंग रचना है, लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, का सार और अभ्यास प्रश्न उत्तर तथा अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा करूंगी। इससे पूर्व आपको यशपाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्पष्ट कर देती हूं। प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरालाल और माताजी का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से इन्होंने मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और उसके बाद नेशनल कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। वहीं उनकी भेंट भगत सिंह, आप भली भांति जानते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव से हुई और ये स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए उनसे प्रेरित होकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इन्हें जेल प्रवास पर भी जाना पड़ा। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई थी। इनकी कुछ रचनाएं कहानी संग्रह हैं, कुछ निबंध हैं, उपन्यास हैं, संस्मरण हैं तथा नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, जिनमें प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान व दुनिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी आदि, न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब, देखा समझा आदि इन्होंने निबंध लिखे। सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव और चिंता इनके संस्मरण हैं। नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़वाई, दर्दे दिल आदि इन्होंने नाटक लिखे जो प्रमुख हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, पाठ का सार। आप भली भांति जानते हैं, लखनवी अंदाज नामक पाठ लेखक ने इसमें एक ऐसे नवाब का वर्णन किया है या नवाब को वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने के स्थान पर केवल सूंघ कर रसास्वादन करते हैं और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंकते जाते हैं। ऐसा करके वे डकार भी लेकर अपनी तृप्ति का, कि वो बिना खाए ही केवल खुशबू से ही तृप्त हो गए हैं, पेट भर गया है, ऐसा भी प्रदर्शन और नाटक करते हैं। उनके इस व्यवहार से लेखक के मन में ये विचार आता है कि इस तरह तो बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्र के नई कहानी लिखी जा सकती है। वैसे भी लेखक उस सेकंड क्लास के डिब्बे में इसी विचार से चढ़े थे कि निर्जन होगा डिब्बा और मैं अपनी नई कहानी के विषय को वहां बैठकर अच्छे से सोच लूंगा। अब हमारा अंतिम टॉपिक आता है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तरों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अन्य प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से यह महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में, जब नवाब साहब ने यह देखा कि लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए हैं तो उनके चेहरे पर असंतोष का भाव व्याप्त हो गया। उन्हें एकांतवास में ऐसा लग रहा था कि लेखक ने आकर बाधा उत्पन्न कर दी। वे अनमने से होकर, उदास से होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को नजरअंदाज, ऐसा जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है, एक नाटकीय प्रदर्शन वो करने लगे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक को ये अनुमान हुआ कि शायद नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं है, इसलिए वो भी अपने सम्मान को बचाते हुए अपना सिर झुकाकर आराम से सामने की बर्थ पर बैठ गए।
सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव और व्यवहार की ओर इशारा करता है, इंगित करता है। नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत के आदी थे। वे अपनी हर हरकत से अपने ठाठ बाट का प्रदर्शन करने में व्यस्त थे, लगे हुए थे। लेखक को देखकर अपने स्वभाव प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे यह सब करके नवाब साहब लेखक को यह बता देना चाहते हैं कि उनके द्वारा सूंघना ही पर्याप्त रहता है, खाने की आवश्यकता उन लोगों को नहीं होती है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो आम जनता की होती है, साधारण लोगों की बात होती है। जो विशिष्ट लोग होते हैं उनका ऐसी बिना खाए भी काम चल जाता, सूंघने से ही पेट भर जाता, तृप्ति हो जाती है उन्हें। इस प्रकार यह सब नवाब साहब की अमीरी और उनका रईसी पना दिखाने का एक जो स्वभाव है उसकी ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घटना, बिना विचार और बिना पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक यशपाल के इस कथन से, इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता हुआ दिखाई देता है। घटना कैसे घटी, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा, कौतुक हर पाठक के मन में बना रहता है। और घटना बिना कारण के कभी नहीं घटती है। अतः बिना पात्र के कहानी या बिना कारण के घटना कैसे संभव हो सकती है? घटना के बिना विचार कैसे उत्पन्न हो सकता है? अतः लेखक के अनुसार बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यह पूर्णतः सत्य है। उसका विचार हमारे विचारों के अनुकूल ही है। हमें भी ऐसा ही लगता है कि बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र के कोई साहित्यिक रचना नहीं लिखी जा सकती है। आप इस निबंध को अन्य क्या नाम देना चाहते हैं? नवाबी दिखावा, नवाबी ठाट बाट, रईसी अंदाज, थोथा चना बाजे घना, असार्थक प्रदर्शन, कितने भी हम इसको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार हम इनको यहाँ शीर्षक दे सकते हैं। अब बात आती है पाठ पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों की, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है। पाठ के आधार पर इस व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ में नवाबों के समाप्त होते अस्तित्व और उनके दिखावा करने पर व्यंग्य किया गया है। खीरों को मात्र सूंघकर नवाब साहब का पेट भर जाना उनकी पीड़ा का भी प्रदर्शन करता है कि कभी इतने ठाट बाट थे कि वो इस तरह की अपदार्थ वस्तु का तो सेवन ही नहीं करते थे। सामान्य सी वस्तु को केवल खुशबू मात्र के लिए, सूंघने मात्र के लिए उपयोग में लाते थे। फिर खीरे बिना खाए सूंघ कर फेंकना और डकार लेना बड़ा ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। क्या सूंघने मात्र से पेट भर सकता है? यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार बिना कथ्य के कोई कहानी लिखी जाए। सेकंड क्वेश्चन, लोग यथार्थ को स्वीकार करने से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? सुविधाओं, सुख में जीवन यापन कर रहे लोग अतीत के अस्तित्व को जब समाप्त होता हुआ देखते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं कि अब समाज में उनको कोई सम्मान नहीं देगा, कोई नहीं पूछेगा।
उनका वैसा ही सम्मान होगा, या यूं कहें कि लोग संभवतः उनका उपहास करेंगे। इस कारण अभावों में रहकर व्यर्थ का नाटक करना, अभी भी हम किसी से कम नहीं, केवल यही अपने प्रदर्शन में वो दिखाते हैं और अपनी वास्तविकता को, अपने यथार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि लोग कहीं ऐसा ना हो, यदि हमारी सच्चाई को जान जाएंगे कि आज हमारे राजाओं जैसे ठाट बाट नवाबी अंदाज नहीं रहे हैं, तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के बहाने नवाबी परंपरा पर व्यंग्य किया गया है। कैसे? यह सच है कि भूखे व्यक्ति के सामने अच्छे अच्छे भोजन की प्रशंसा करने मात्र से या विचार मात्र से पेट नहीं भरा जा सकता। नवाब साहब का पेट सूंघने मात्र से भर गया होगा। यह तथ्य हम सब की और लेखक की समझ से परे है। नवाबी ठसक तो नहीं रही, यह तो सेकंड क्लास में यात्रा करने से ही स्पष्ट हो जाता है, जो किफायत की दृष्टि से की गई होगी। फिर न जाने क्यों नवाब लोग अपनी नवाबी ठसक, अपना अंदाज दिखाने के लिए झूठी शान का बखान या प्रदर्शन क्यों करते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि सबको पता है आज़ादी से पूर्व ही ऑलमोस्ट जितने हमारे नवाबी परिवार थे, सबकी नवाबियत छिन गई थी। 1970 तक तो प्रिंस भी हुआ करते थे, अब वो भी नहीं रहे हैं। वो भी, इनका एक खिताब जो होता था प्रिंस का, वो भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवाब साहब का खीरे खाने का आग्रह अस्वीकार करना लेखक को क्यों अनुचित लगा? नवाब साहब के छीले हुए खीरे बहुत करीने से रखे हुए थे, जिन पर मिर्च और जीरा मिला हुआ नमक छिड़क दिया गया था, बुरक दिया गया था। जैसे जैसे खीरे की फाके पानी छोड़ रही थी, वैसे वैसे लेखक के मुंह में भी पानी भर रहा था। इस पर भी नवाब साहब लखनऊ का बालम खीरा बताकर उसकी खूब जोर शोर से प्रशंसा कर रहे थे। उसकी विशेषता ये होती है कि आकार में छोटा होता है, परंतु कड़वाहट उसमें नहीं होती है। लेखक का भी मन उन्हें खाने के लिए ललचा रहा था। ऊपर से नवाब साहब आग्रह कर रहे थे। अवसर लेखक के अनुकूल था। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में लेखक को नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को अस्वीकार करना अपने मन से ही अनुचित लगा। उन्हें लगा स्वीकार कर लेना चाहिए था, पर चूंकि पूर्व का व्यवहार नवाब साहब का उचित नहीं था, इसीलिए लेखक ने अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों नकार दिया, जबकि लेखक के मुंह में पानी भी भरकर आ रहा था, उनका मन भी ललचा रहा था। पहला कारण था लेखक ने अपने स्वाभिमान की रक्षा की, जैसा मैंने अभी बताया। और दूसरा कारण था नवाब साहब के अचानक भाव भंगिमा व्यवहार परिवर्तन से लेखक चौंक गए थे, क्योंकि अब लेखक को ऐसा लगता था कि नवाब साहब अपनी शराफत बनाए रखने के लिए लेखक को एक सामान्य मामूली सा आदमी समझकर अपनी इस छोटी हरकत में उन्हें भी लपेट लेना, लथेड़ लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नकार दिया। और नेक्स्ट कारण है, लेखक नवाब साहब का पहले ही खीरा खाने का आग्रह चूंकि एक बार ठुकरा चुके थे, उसे निभाना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी लेखक ने उचित समझा, इसीलिए दोबारा आग्रह पर भी लेखक ने इस आग्रह को नकार दिया। अतः अनुकूल परिस्थिति और खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को पूर्णतः ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह में उनकी शराफत झलकती है कैसे? नवाब साहब में भी नवाबी ठसक तो है, ऐंठ तो है, परंतु उसमें उदंडता, उश्रृंखलता नहीं है। लेखक को
सामने आया हुआ देखकर वे उनसे अपेक्षा करते हैं कि लेखक ही अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने में पहल करे, परंतु लेखक ने ऐसा नहीं किया और उनके ऐसा ना करने पर कुछ विचार उन्होंने किया और स्वयं ही अपने सहयात्री अर्थात लेखक से उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए बातचीत आरंभ की। नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह में केवल औपचारिकता नहीं है। एक बार के सामान्य आग्रह को जब लेखक ने नकार दिया था, तब भी उन्होंने, नवाब साहब ने खीरों की प्रशंसा करते हुए पुनः एक बार फिर लेखक से गंभीरता पूर्वक उन्हें खाने का आग्रह किया और उन्हें प्रेरित भी किया। इसमें उनकी सहज विनम्रता और उनकी शालीनता का झलकती है, प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर, यानी लेखक ने, आत्मसम्मान में आंखें झुका ली। यह नवाब साहब और लेखक की जो समानता दिखाई देती है उसे स्पष्ट कीजिए। नवाब साहब डिब्बे में लेखक की उपस्थिति को अपने एकांत में बाधा मान रहे थे, इसीलिए उनके चेहरे पर असंतोष के भाव झलक आए थे और सेकंड क्लास में सफर करते हुए लेखक को देख लेना अपने लिए वे अच्छा नहीं समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नवाब साहब सेकंड क्लास में सफर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, गलत बात पहुंचती है, क्योंकि उन्हें अपनी नवाबी पोल खुलती नजर आ रही थी। अतः नवाब साहब ने लेखक से संगति करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी सेकंड क्लास में यात्रा करने में उनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं मान रहे थे, क्योंकि लेखक ऐसा मानकर गए थे कि सेकंड क्लास का डिब्बा खाली होगा और वो नई कहानी के बारे में विचार कर लेंगे। उन्हें भी एकांत की आवश्यकता थी। लेखक को भी ऐसा लग रहा है कि नवाब साहब मुझे भी सामान्य जन की भांति एक आम आदमी समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मुझसे दूरी बना रखी है। इस तरह लेखक के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है, उनका आत्मसम्मान आहत होता है। अतः वे भी अपनी आंखें चुराकर आत्मसम्मान में सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवाब साहब और लेखक के व्यवहार के आधार पर आप किसे अच्छा ठहरा सकते हैं? नवाब साहब और लेखक दोनों में आत्मसम्मान की ऐंठ है, ठसक है। नवाब साहब में अतीत के गौरव के कारण है, तो वहीं लेखक नए कीर्तिमान का गौरव सामान्य रूप में भी प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए उनमें भी ये ऐंठ दिखाई देती है, अकड़ है। दोनों में अस्वाभाविकता है। नवाब साहब का कुछ समय परांत हृदय परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है और वे आदाब अर्ज के साथ विनम्रता पूर्वक, शालीनता और शराफत के साथ लेखक से खीरा खाने का आग्रह कर डालते हैं, परंतु लेखक अपने व्यर्थ की ऐंठ को छोड़ना नहीं चाहते, या यूं कहें कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए नवाब साहब के अचानक भाव परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता, सम्मान की भावना जो दिखाई दे रही है, उसके बाद भी लेखक अपने में कोई परिवर्तन नहीं लाते। अतः नवाब साहब की अपेक्षाकृत लेखक व्यवहारिक रूप से अच्छे हैं, सामान्य हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब का मौन रहना भी अखर रहा है और बातें करना भी कचोटता है। क्यों? लेखक को दोनों तरफ से उनका अहंकार कचोट रहा है। लेखक अपने सामने नवाब साहब को महत्व नहीं देना चाहते, क्योंकि लेखक के पास तो विचार वैभव है, संपन्नता है विचारों की। भले ही नवाब साहब के पास पैसे की संपन्नता हो, संपत्ति की संपन्नता हो,
इसीलिए व्यवहारिक प्रक्रिया, अभिवादन आदि से लेखक बचते रहे और उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि नवाब साहब ही उन्हें सलाम करें। जब नवाब साहब ने कुछ सोचकर अभिवादन से संगति करने की पहल की तो लेखक को ऐसा लगा कि नवाब साहब लेखक को सामान्य जन मान रहे हैं और ऐसे सामान्य से बातें करना उचित नहीं। नवाब साहब भी उन्हें सामान्य से लगे, इसीलिए उन्होंने बातें करनी उचित नहीं समझी। दूसरे, नवाब साहब की इस पहल को लेखक शराफत का दिखावा मान रहे हैं। अतः लेखक को नवाब साहब का मौन रहना तथा उनसे बातें करना, दोनों ही बातें कचोटती हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।